अगर किसी को जेंजी को स्लेव्स बनाना है, जो काइंड ऑफ चालू है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो बेसिकली उनको ब्रेन वॉश करना ईजी है, और ब्रेन वॉश अगर कोई व्यक्ति है तो उसको स्लेवरी में ढकेलना ईजी हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, जेन अल्फा जो होगा उनका ब्रेन वॉश प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उनका ब्रेन ही नहीं होगा, ये प्रॉब्लम होगा। What do you want? मतलब I'll say कि वो AI से भी ज़्यादा dangerous thing ये सारी चीज़ें। But there is a clear inequality between the work culture of different countries. जैसे हाँ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब हर वर्ल्ड में फैला हुआ है, हर इंडस्ट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन भर भर के फैला है, इंक्लूडिंग मीडिया। क्या हो जाएगा? ये कौन सी बात है? हो जाएगा? एहसान करोगे क्या? बंधुआ मजदूर होगा इनके। What do you mean, or how will you define slavery? जो फंडामेंटल ग्राउंड डेफिनेशन है स्लेवरी का, तो फिर उसमें फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, इन द सेंस कि आप उसको बहुत ज़्यादा काम कराओ, लेबर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, ऐसी सारी चीज़ें। और कुछ हद तक मेंटल स्लेवरी भी एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल्दो फिजिकली ज़्यादा काम ना करे लेकिन मेंटली उसको बहुत काम करा दो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। कि दुबई में क्या हो रहा है, दुबई की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से रेफ्यूजीज़ बुलाए गए हैं, फॉर एग्जांपल, जो भी प्रैक्टिकली स्लेव के कंडीशन में रहते हैं। The living conditions are really, really appalling. Almost inhuman conditions they've been living out here. एंड देन जो एक्सट्रीमली सीक्रेट चीज़ें हैं, जो बिल्कुल सीक्रेट नहीं है, ऐसा सीक्रेट जो सबको मालूम है, वो है एफ्टीन आइलैंड, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड। सो एट द वेरी लीस्ट 2 लाख किड्स को तो किडनैप किया ही है, उससे तो बहुत ज़्यादा है, पर कम से कम 2 लाख है। सो वो भी स्लेवरी में काउंट होगा, क्योंकि वो किड्स स्लेवरी ही कर रहे थे इन सम फॉर्म। एंड ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं कि ऐसे और भी आइलैंड्स हैं, तो नंबर और बढ़ता जाएगा। Hello Vivan. हेलो। So मेरा ये आपके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट है देखने जी, जी। जाए तो। So I'll introduce myself. Hello, I'm Preeti Nikam and I am old friend of Vivan. यस, वेरी ओल्ड, यस। Not in just we know in years, but also in age also. यस, यस, यस। So तो विवान आप अपने 3 बुक्स लिखे हैं, which I am highly impressed. Specifically, the first 2 because that topic is dear to me. या And Elon Musk, I am not very fond of, but it's really nice. I have read it. It's really nice. Honestly, I am also not fond of Elon Musk. Okay. So, matlab, the more deeply someone reads the book, they'll understand that actually what I'm saying, who Elon Musk is. Okay. So, my book is not about glorifying Elon Musk. Okay. It is rather about just saying the good qualities that he has. Okay. But he has many bad qualities as well. Yeah. Yeah. That's really good. I must say that whatever the 3 books you have written, Sanatan, first 2 of Sanatan and the third is Elon Musk, I am highly impressed with your work. So, coming back to our topic of the podcast, it's slavery. Yes. What do you mean, or how will you define slavery? How will I define slavery? वैसे स्लेवरी मतलब वैसे तो सबको मोटा मोटा मालूम है कि स्लेवरी क्या है, लोगों को पतला पतला भी मालूम है स्लेवरी क्या है। तो स्लेवरी क्या होता है कि बेसिकली आप एक इंसान को एज अ रिसोर्स देखो, टू बी एक्सप्लॉयटेड। जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आप उसको एक रिसोर्स की तरह देखो जिसको आप एक्सप्लॉयट कर सकते हो, और आप उसको एक कॉन्शियस एंटिटी या लिविंग एंटिटी या स्पिरिचुअल एंटिटी या लिविंग बीइंग या क्रीचर किसी भी तरीके से कंसिडर ना करो। और उसका जो मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, कंसेंट है, या उसका जो डिज़ायर्स है, फीलिंग्स हैं रिगार्डिंग वॉट एवर ही हैज़ टू डू, उसको कम्प्लीटली कंसिडर ना करो, और जैसे आपको उसको यूज़ करना है वैसे आप उसको यूज़ करो विदाउट एनी ऑफ हिज ओन फ्री विल। तो दैट इज़ बेसिकली स्लेवरी। मतलब भगवान ने सबको फ्री विल दिया है, पर अगर आप किसी से वो फ्री विल छीन के उसको अपने लिए एक्सप्लॉइट करो तो वो स्लेवरी हो गया बेसिकली, जो फंडामेंटल ग्राउंड डेफिनेशन है स्लेवरी का। तो फिर उसमें फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, इन द सेंस कि आप उसको बहुत ज़्यादा काम कराओ, लेबर के अंदर,
कंस्ट्रक्शन के अंदर, ऐसी सारी चीज़ें। और कुछ हद तक मेंटल स्लेवरी भी एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल्दो फिजिकली ज़्यादा काम ना करे लेकिन मेंटली उसको बहुत काम करा दो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। इट्स डिबेटेबल कौन सा वर्सर है। कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि मेंटल स्लेवरी ज़्यादा बुरा है, और कुछ नॉर्मल लोग बोलते हैं कि फिजिकल स्लेवरी एक्चुअल में ज़्यादा डेंजरस है। बट इधर वेज दोनों एक स्लेवरी कंसिडर किए जा सकते हैं। Do you think slavery existed only in history or it does exist today too? नहीं, स्लेवरी एग्जिस्ट टुडे ऑल्सो। मतलब वेस्ट का एक नैरेटिव है, वही वेस्ट जिसको मैंने अपने बुक में क्लेम किया है कि दे हैव प्लेजराइज्ड द वेदास और साइंटिफिक डिस्कवरी जो भी, ठीक है। बट उनका एक नैरेटिव है दैट अब्राहम लिंकन केम और एक रैंडम ब्रिटिश प्रेसिडेंट था वो केम, और 133 ईयर्स अगो 125 ईयर्स अगो उन्होंने स्लेवरी को बैन कर दिया। और उसके बाद स्लेवरी ना के बराबर, थोड़ा बहुत है बांग्लादेश वगैरह में, पर लगभग ना के बराबर ऐसा नैरेटिव वेस्ट ने बनाया है कि थोड़ा बहुत है पर मेजॉरिटी ख़त्म हो गया। पर रियलिटी में अगर आप रिसर्च करोगे, रियलिटी में इफ़ यू रिसर्च इट, सो अगर आप डिटेल में जाओगे कि दुबई में क्या हो रहा है, दुबई के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से रेफ्यूजीज़ बुलाए गए हैं फॉर एग्जांपल, जो भी प्रैक्टिकली स्लेव के कंडीशन में रहते हैं। एंड हर कंट्री, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, एंड आप उसको सब इफ़ यू रिसर्च ऑल ऑफ दैट यू विल अंडरस्टैंड द नंबर्स आर वेरी मच मोर हाई देन जो डायरेक्टली आपको चैट जीपीटी में मिलेगा। कि चैट जीपीटी विल आस्क हाउ मच स्लेव्स आर देयर, इट विल से 2 लाख 3 लाख, बट द मोर डीपर यू गो चैट जीपीटी भी और नंबर बढ़ाते जाएगा। Once you explain chat GPT कि what is the definition of slavery, so it will increase the numbers. So actually जितने slaves past में थे in proportion to the population जितनी थी, मतलब for example ही है, actual numbers नहीं है, पर example past में 100 लोग ही थे और तभी 20 लोग slave थे, तो आज भी लगभग 18 से 19 लोग ही slave है। तो slavery कुछ खास कम नहीं हुआ है because of the West suddenly banning it। वो अभी इलीगली हो रहा है, पर हो रहा है उतना ही लेवल पे। अब चाइल्ड, इफ़ यू कंसिडर चाइल्ड लेबर, जो लिथियम बैटरीज निकालने के लिए जो चाइल्ड लेबर होता है, फिर अलग अलग इको फ्रेंडली कार्स बनाने के लिए, मेकअप इंडस्ट्री, लिपस्टिक बनाने के लिए, वो सब बनाने के लिए जो चाइल्ड लेबर हो रहा है, सो वो सबको भी स्लेवरी में ऐड करेंगे। एंड देन जो एक्सट्रीमली सीक्रेट चीज़ें हैं, जो बिल्कुल सीक्रेट नहीं है, ऐसा सीक्रेट जो सबको मालूम है, वो है एप्स्टीन आइलैंड, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड। सो एट द वेरी लीस्ट 2 लाख किड्स को तो किडनैप किया ही है, उससे तो बहुत ज़्यादा है, पर कम से कम 2 लाख है। सो वो भी स्लेवरी में काउंट होगा क्योंकि वो किड्स स्लेवरी कर रहे थे इन सम फॉर्म, सो वो भी स्लेवरी हो गया। एंड ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं कि ऐसे और भी आइलैंड्स हैं, तो नंबर और बढ़ता जाएगा। तो फिर जितना आप एक तो बेसिक जो मैंने नंबर्स बताया आपको, प्लस आप कॉन्स्पिरेसी थियरीज में जाओ तो और नंबर बढ़ते ही रहते हैं और एस्टोनिशिंगली बढ़ते रहते हैं। सो हाँ, स्लेवरी आज भी उतना ही है। So हम सबको पता है that India has been through slavery. Yes. So how will you describe our ancient Indians who went through the slavery? डिस्क्राइब मतलब History. कैसा? How will you describe our Indian history slavery? इंडियन हिस्ट्री स्लेवरी में इंडियन कुछ था नहीं, है ना, खाली स्लेवरी था। और बिकॉज कैसा है कि जो इंडियन कल्चर है, जहाँ जो विच यू कैन सी इवन इन द इंडस वैली से लेके हरप्पन सिविलाइजेशन से लेके फिर जो चीज़ को मिथोलॉजी मानता है वेस्ट, हमारे ग्रंथों को, पुराणों को, वहाँ तक इंडस वैली तक वो रियल मानता है। उससे पहले जो हुआ वो वेस्ट जो है उसको मिथोलॉजी मानता है। लेकिन अब इफ यू सी एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट दे कंसिडर रियल आल्सो एंड व्हाट दे कंसिडर मिथोलॉजी, नोवेयर इन इंडियन कल्चर स्लेवरी एग्जिस्टेड। इट वाज जीरो, मतलब जीरो स्लेव्स थे। ऐसा नहीं गलती से एक आध स्लेव थे, जीरो स्लेव्स थे। मैक्सिमम आपको बाहुबली में देवसेना मिल जाएगी और वो भी फिक्शनल है, तो प्रैक्टिकली जीरो स्लेव्स थे। सो बट देन जब अलग अलग कल्चर्स और बने इस दुनिया के अंदर, जैसे ग्रीक हो गए, मेसोपोटामियन हो गए, इजिप्शियन हो गए, सो सडनली स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले ये इजिप्शियन कल्चर में आया, जहाँ पे पिरामिड्स बनाने के लिए उन्होंने स्लेव्स को बड़े मात्रा में यूज़ किया। तो वहाँ पे सबको मालूम चला कि हाँ स्लेवरी अच्छा हो सकता है, मतलब काम करने के लिए। एंड पिरामिड्स बनाने के लिए 4800 ईयर्स अगो स्लेव्स पहली बार बड़े स्केल में यूज़ हुए थे। सो दैट्स वेयर स्लेवरी स्टार्टेड। और फिर वही वेस्टर्न कल्चर्स में स्लेवरी, मिडल ईस्ट जो तभी का मिडल ईस्ट था, जहाँ पे कोई अब्राहमिक रिलीजन्स नहीं थे, तभी खाली इजिप्शियन मेसोपोटामियन वही सब थे, तो वहाँ से स्लेवरी शुरू हुआ। एंड देन जब इन्वेडर्स इंडिया में आए तो वो स्लेवरी यहाँ पे लेके आए
और फिर हमारे लोगों को उन्होंने स्लेव बना डाला थोड़ा बहुत, Hmm. मतलब थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्चुअली. Hmm. But slavery started here also. And then the first person in human history to ban slavery was छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने जब स्वराज बना दिया था तो उन्होंने पूरा स्वराज के अंदर स्लेवरी को कंप्लीट बैन लगाया था, मतलब ज़ीरो टॉलरेंस टू स्लेवरी. और फिर उसके कुछ सालों 100 सालों बाद अब्राहम लिंकन ने बैन किया. पर वेस्ट बोलता है कि अब्राहम लिंकन वॉज द फर्स्ट पर्सन Hmm. जिसने स्लेवरी बैन किया. फिर कोई रैंडम ब्रिटिश आदमी था, उसने स्लेवरी बैन किया और फिर तभी स्लेवरी बैन हुआ. बट द फर्स्ट पर्सन टू बैन वॉज, मतलब फर्स्ट कंट्री टू बैन स्लेवरी वॉज इंडिया. तो जब ब्रिटिशर लोग बोलते हैं, जैसे कई सारे रिपोर्टर हैं, टकर कार्लसन वगैरह जो भी आजकल है, तो बोलते हैं कि मतलब जब गोरे लोग यहाँ पे आए थे, गोरे लोग मीनिंग जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, Yeah. नॉट रेसिस्ट मीन, Hmm. बट जब वाइट लोग केम हियर, वाइट पीपल केम हियर, सो दे गाइडेड इंडिया टू अ बेटर मॉरल Hmm. स्टैंड्स. बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज वी वर बेटर देन यू. जब तुम्हारे कंट्री में स्लेवरी था हमने बैन कर दिया था, Hmm. so we were better than you. So slavery is something that we should ironically be proud of because we were the first one to stop it. That's great. I have never seen such description. Usually, in our Bollywood movies also, they say in a funny way only, but they say, you know, कि ना, Indian people, poor people, or the slave people, like that. So you have altogether changed the perception of looking Indian slavery. I'm impressed. Yes, yes. So we all in Bollywood usually they show wherever there is a foreigner, and like for example Mangal Pandey, there is some Gora, and then he says na ki oh Indian people, poor people, and then how they treat how they see Indian as a slave. So altogether that perception and this perception is completely, you have changed like that. Yes, and Bollywood जो है ना, मतलब बॉलीवुड ने जब इंडियन कल्चर के ऊपर मूवीज बनाई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि हमारा कल्चर बहुत बैकवर्ड था, कि मतलब हम लोग कुछ लोगों को अछूत मानते थे ऐसा. पर अगर ऐसा सब था भी, तभी भी जो ब्रिटिश कल्चर था वॉज मिलियंस ऑफ टाइम्स वर्स देन जो इंडियन कल्चर था. सो मतलब हमारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, और जो अच्छी बातें थी प्रॉब्लम्स को ओवर हाईलाइट करते हैं और एग्जैजुरेट करते हैं, और जो अच्छी बातें थी उसको एकदम डिम कर देते हैं. और जो वेस्टर्न कल्चर्स की मतलब जो कल्चर है ना, उसके साथ कुछ अच्छी बातें, एक दो अच्छी बातें हैं उसको लेते हैं, उसको ओवर ग्लोरीफाई करते हैं, है ना, और बाकी जो मिलियंस ऑफ बुरी बातें हैं इंक्लूडिंग स्लेवरी, Yes. वो उनके माइंड से निकल जाते हैं, है ना. स्लेवरी वो भूल जाते हैं कि Yeah. So what is the worst example of slavery that you will give in our world history? वर्स्ट एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं बोल सकते, स्लेवरी तो वर्स्ट ही होता है. But any such worst example, you know, कि इससे कुछ गंदा कभी कुछ हुआ नहीं है in terms of slavery. वैसे जो वेस्टर्न नैरेटिव है वो कहता है कि जो मतलब जो ट्रांस एटलांटिक जो स्लेव ट्रेड हुआ था, और फिर ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म के लिए वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों को स्लेव बनाया था, सो दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी. मतलब बाकी जितने भी स्लेवरी हुई है कि गेंगिस खान ने जितना स्लेवरी किया, जो किम जोंग उन जैसा दिखता है तो इन्होंने जो स्लेवरी किया, जापानीज लोगों ने भर भर के स्लेवरी किया, फिर न्यूक्लियर बम पड़ा तो वो शांत हो गए. पर जिन्होंने भी स्लेवरी किया, जापान का थोड़ा समझाता हूँ बाद में पर जिन भी स्लेवरी किया, जिन लोगों ने, तो उनमें वेस्ट कहता है कि सबसे वर्स्ट वॉज द जो वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों पे किया, और वेस्ट वाइट लोगों पे ब्लेम डालता है कि उन्होंने स्लेवरी शुरू किया. जो वाइट क्रिश्चियंस है ना, मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, तो ये कहते हैं कि वेस्ट कहते हैं कि वाइट क्रिश्चियंस ने स्लेवरी शुरू किया है, एंड फिर स्लेवरी ख़त्म किया है अब्राहम लिंकन ने, तो उतने ही 600 साल के पीरियड के लिए स्लेवरी था. पर रियलिटी इसके स्लेवरी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जो लगभग हर कल्चर अदर देन सनातन कल्चर ने स्लेवरी किया है, तो उस पर वाइट लोगों पे वो ब्लेम डाल नहीं सकते. एंड सो दैट इज़ व्हाट वेस्ट कंसिडर्स द वर्स्ट. बट रियलिटी तो ये है कि मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडियन स्लेवरी जो हुई है, जो मुग़ल लीडर्स थे जिन्होंने इंडियंस को स्लेव्स बनाया है, वो एक्चुअली द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी था. बिकॉज अंडर मुग़ल रूल लगभग 100 मिलियन इंडियंस तो मर गए. अंडर मुग़ल रूल 100 मिलियन इंडियंस तो मर गए थे, और अंडर क्वीन विक्टोरिया भी 100 मिलियन इंडियंस ही मरे थे. क्वीन विक्टोरिया वॉज बिट फास्टर देन मुगल्स. सो मीनिंग कि लगभग हम बोल सकते हैं
जो रिकॉर्डेड नंबर्स हैं 500 से 600 मिलियन इंडियंस मरे हैं बिकॉज ऑफ इन्वेडर्स. सो स्लेव्स कितने बने होंगे वो तो यू कैन थिंक ओनली. सो एज अ होल जो इंडिया को स्लेवरी फेस करना पड़ा है इट्स हिस्टोरिकली द वर्स्ट. So what do you think so कि our culture which we say अतिथि देवो भव has मतलब वो culture या वो phrase और जिसको हम follow करते थे वो हमें महंगा पड़ा. नहीं, हमने वैसा फॉलो नहीं किया जैसे लोग बोलते हैं. मतलब अतिथि देवो भव बराबर है, पर अगर अतिथि देव जैसा है तो ही है ना. अगर अतिथि मतलब बेसिकली मलेचो जैसा है, जैसे बोलते हैं शिवाजी महाराज के जो पोयम में है मलेच वंश के ऊपर वो मतलब भगवान राम की तरह ऐसा पोयम है. सो बहुत फेमस जो है. सो बट अगर ऐसा वो कोई मलेच ग्रुप के लोग हैं जो बेसिकली मतलब अधर्मी लोग हैं, मतलब जो लिटरली क्राइम करते हैं है ना, लिटरली स्लेवरी वगैरह करते हैं, बाकी अलग क्राइम्स करते हैं, तो अगर ऐसे लोग हैं तो उनको वेलकम नहीं करना चाहिए. तो हमने किसी को भी वेलकम नहीं किया था. ऐसा नहीं कि हमने मुगल लोगों को वेलकम किया. उन्होंने अटैक किया, हम कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ बैटल्स हार गए थे तो वो अंदर घुसते रहे. एंड 500 से 600 साल तक राजपूतों ने उनको रोक के रखा कि हमको आपको वेलकम नहीं करना है ना. और पृथ्वीराज चौहान जो भी एग्जाम्पल्स. सो उन्होंने रोक के रखा, पर फिर जब वो प्रेशर खत्म हो गया तो फिर शिवाजी महाराज दक्खन में आए और उन्होंने और रोक के रखा, तो साउथ तक ज़्यादा पहुंच नहीं पाए. सो बेसिकली हमने किसी को भी कभी वेलकम नहीं किया था. सो हमारे ऊपर वो ब्लेम नहीं आना चाहिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लेवरी, है ना. आप विक्टिम हो पर आपका फॉल्ट है क्योंकि आपने वेलकम किया, तो ऐसा नहीं है ना. हम हार गए थे कुछ जगहों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से. सो दैट्स द रीज़न. Okay, so coming back to the previous what you said कि सनातन में कभी slavery नहीं था. So I have watched the movie नरसिम्हा. हाँ, उसका जिसमें सोर्स थोड़ा कंसर्निंग है. जिसमें they have shown कि that असुर राज्य में how they used to do slavery from humans and देव लोग में जो भी बंदी बनते थे वो उनसे स्लेवरी करते थे. So what do you have to say that, like, coming back to way back history of our Sanatan Dharma? वो तो वैसे सतयुग की बात थी, तो हाँ. बहुत पुराना बात हो गया. हाँ वही way But back still, history. उसको स्लेवरी नहीं बोलेंगे. मतलब बिकॉज मतलब लोग फिर भी अगर इफ यू सी इन द मूवी ऑल्सो, लोग पूरा मतलब वो साम्राज्य था. Yes. सो लोग अपने घरों में रह रहे थे, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस कर रहा था. ब्राह्मण ने तो यज्ञ कोशिश कर रहा था, पर राक्षस लोग ऊपर से पानी डाल देते थे तो यज्ञ होता नहीं था. पर फिर भी वो कोशिश कर रहा था. एंड मतलब सब लोग अपना अपना कोशिश कर रहे थे, फेल हो रहे थे. बट ओवरऑल मतलब सोसाइटल स्ट्रक्चर ही था जिसमें बहुत ज़्यादा टिरनी थी. मतलब टायरेंट रूलर था, हिरण्यकश्यप जो टायरेंट रूलर था. सो बस वही बात था. बट बाकी स्लेवरी इन द ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं था, जैसा जिसको हम स्टडी करते कि इजिप्शियन लोगों ने या जो वाइट लोगों ने ब्लैक के ऊपर किया, तो वैसा स्लेवरी नहीं था ट्रेडिशनल. Okay. Okay. So do you think, like, we have gone through the caste discrimination, then gender discrimination and whatnot discrimination in our history, which I have read so, and I do believe so that it wasn't actually our Indian history which we carried, but then the invaders thing has been manipulated, the whole thing, and political influence that time has created so do you think कि caste discrimination, gender discrimination or any such discrimination is can influence slavery that includes our Indian or the worldwide slavery? नहीं, इट हैज़ एब्सोल्युटली नो कनेक्शन. मतलब पहले जो कास्ट जो है ना, वो कास्ट सिस्टम जो हम बोलते हैं वो सब जो ब्रिटिशर्स ने उसको ऑफिशियल कर दिया. उससे पहले इट वाज अ इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल लीडर्स एंड अदर इन्वेडर्स. बट देन बाद में वो ऑफिशियल किधर लिखा नहीं था. इवन आप मनुस्मृति में भी देखेंगे. सो मनुस्मृति बाद में ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियल अलग वर्जन बनाया. जो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने कोर्ट में एक अलग वर्जन लॉन्च किया मनुस्मृति का. जो ओरिजिनल मनुस्मृति है उसमें जो जिस हिसाब से जो ट्रेडिशनल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, वैसा कोई सिस्टम नहीं लिखा था वहाँ पे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है कि ऐसा होगा. ऐसा सिस्टम नहीं है उसके अंदर. मतलब बिकॉज ऐसा तो नहीं था कि अगर कोई हायर कास्ट है तो मतलब उसने किसी लोअर कास्ट पे स्लेवरी के लिए उसको यूज़ किया. मतलब सबके अपने अपने अलग रोल्स थे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम है ना, जो कि मतलब एक्सट्रीम है,
पर मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसा हुआ था कि हम जो हायर कास्ट के लोग हैं, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स, उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को बोला कि हम आपको छुएंगे नहीं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना हुआ है। उनमें भी स्लेवरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जो हम लोग जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ देखते हैं कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम वी कैन ट्रेस इट बैक कि जब इन्वेडर्स आए तभी ही शुरू हुआ। बिकॉज उससे पहले कास्ट सिस्टम का कोई ट्रेस है ही नहीं हिस्टोरिकली। मतलब जो नहीं है उसका सबूत नहीं दे सकते बिकॉज वो है ही नहीं, है ना। अगर कोई चीज़ है तो कैन से कि हाँ ये ईयर में ये लोकेशन पे ये चीज़ थी, पर जब वो नहीं है तो फिर हर चीज़ दिखाना बहुत मुश्किल है। बट देर इज़ नो ट्रेस एनीवेयर। फॉर एग्जाम्पल चाणक्य इज देयर, सो चाणक्य वॉज ब्राह्मण, बट देन चंद्रगुप्त मौर्य वॉज शूद्र, so lower caste basically, lower caste according to the thought process. But then still चाणक्य ने उनको ट्रेनिंग दी चंद्रगुप्त मौर्य को और उनको राजा बना दिया, जो कि टेक्निकली क्षत्रिय का काम है। सो यहाँ पे पूरा कास्ट मिक्सिंग हो रहा है। सो यहाँ पे कोई कास्टिज्म का ट्रेस है नहीं। एंड जब मैकॉले भी आया था तो मतलब पूरा मुगल का सब हो चुका है, ठीक है। मुगल खत्म हो गए, पूरा वो सब हो गया है। तो उसके बाद फिर मैकॉले आया था। फिर भी मैकॉले ने लिखा, जो कि मतलब हमारे ओपोनेंट है तो उनको उसको बुरा लिखना चाहिए। तो बुरा लिखने के बावजूद उसने लिखा कि मतलब हर कोने में, भारत के हर कोने में गुरुकुल है, और गुरुकुल में हर टाइप के आदमी को एंट्री अलाउड है, हर कास्ट के। एंड मैकॉले ने नोट किया, जो मैकॉले के बुक्स में हमको मिलता है, कि ही नोटेड कि मतलब जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो मेल स्टूडेंट से ज़्यादा है इनफैक्ट, और गुरुज में भी फीमेल्स बहुत हैं। जो कि मैकॉले ने खुद नोट किया कि हमारे ब्रिटिश कल्चर में ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे ब्रिटिश कल्चर में मेनली जो रिच लोग हैं उनको ही पढ़ना अलाउड है, जो पुअर लोग हैं वो पढ़ते नहीं हैं, और अगर वो ब्रेड भी चोरी करते तो उनको फांसी हो जाती है। सो दैट वाज द कंडीशन इन ब्रिटेन वर्सेस ओवर ईयर। सो कास्ट सिस्टम उतना कुछ खास था नहीं एज अ होल इन इंडियन हिस्ट्री, और जितना भी था उसका स्लेवरी से कोई कनेक्शन है नहीं। Okay. So, how will you say slavery, is it a mindset or a social influence? ये सोशल इन्फ्लुएंस वुड ऑल्सो काउंट एज अ माइंडसेट ओनली, Okay. बिकॉज अगर कोई आपको सोशली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पीयर प्रेशर कर रहे हैं, सो वो भी माइंडसेट ही डेवलप कर रहे हैं तुम्हारे अंदर। सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ माइंडसेट ओनली। सो यस, अल्टीमेटली स्लेवरी इज अ माइंडसेट, Okay. because they say if you study something from the west also, like Spartans, so Spartans जो थे वो उनकी जो कम्युनिटी थी वो बेसिकली स्लेव की तरह ही हो गए थे एज अ पॉलिटिकल सिचुएशन। एंड जो पर्शियन लोग थे, है ना, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और स्पार्टन लोग 300 ही थे। तो अगर वो माइंडसेट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते कि हम स्लेव है, तो उनको स्लेव की तरह हिस्ट्री नोट करती। बट बिकॉज उन्होंने वो फाइट किया, तभी उनको स्लेव काउंट नहीं करते, उनको वॉरियर्स ही काउंट करते। सो इन सम फॉर्म इट इज़ अ माइंडसेट, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द स्लेव मास्टर टू कीप यू एज अ स्लेव। तभी भी वो स्लेव मास्टर बुरा ही है और स्लेव जो है वो विक्टिम ही है, इररिगार्डलेस उसका माइंडसेट क्या है। पर हाँ, उसको माइंडसेट भी बोल सकते हैं। Usually, it has seen a minority has done the slavery thing on majority हाँ, अक्रॉस हिस्ट्री। across history. So, how it made them possible to dominate the majority into slavery? हाउ इट मेड इट पॉसिबल। जैसे ब्रिटिशर्स थे तो वो माइनॉरिटी में थे, और फिर उन्होंने मेजॉरिटी के ऊपर मतलब वो किया। फिर सो ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो ऐसा होता है कि मतलब वो झूठ फैलाते हैं, है ना, दैट हम लोग जो है बेसिकली हम लोग मेजॉरिटी में हैं, हम लोग बहुत हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत झूठ फैलाया था कि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि उतनी क्वांटिटी थी नहीं। मेजॉरिटी जो उनके सोल्जर्स थे इंडियन ही थे, तो अगर इंडियन छोड़ जाता तो कुछ आर्मी थी नहीं उनकी यहाँ पे। सो मतलब उन्होंने बेसिकली माइनॉरिटी तब मेजॉरिटी के ऊपर हावी होती है जब वो बेसिकली झूठ फैलाती है। सो मतलब दैट्स द बेसिक वे। ओके, सो यू मीन टू से कि उन्होंने उस टाइम का जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो होगा और एनी सॉर्ट ऑफ माइंडसेट सिनेरियो होगा ऑफ द पब्लिक, दे टुक द एडवांटेज ऑफ इट एंड दे मेड द होल स्लेवरी थिंग पॉसिबल। यस, एंड देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स एक्चुअली अक्रॉस हिस्ट्री जब पे माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी के ऊपर वो जो है का कंट्रोल किया है या फिर स्लेवरी ही कर दिया है। सो मतलब दैट इज फॉर एग्जांपल आल्सो ट्रांस एटलांटिक स्लेवरी, मतलब जो अफ्रीकन लोगों की पॉपुलेशन थी इट वाज हायर देन जो यूरोपियन लोगों की पॉपुलेशन है एज अ कॉन्टिनेंट। डिस्पाइट दैट यूरोपियन लोग अफ्रीकन लोगों के ऊपर कंट्रोल जमा पाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना डिस्टेंस इतना दूर है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो जर्मन लोग थे,
है ना। स्पेशली जो अपोजिशन में जो जर्मन लोग थे, जो नाजी लोग थे, वो लोग बहुत कम थे क्वांटिटी में, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो बाकी जो अलाइज थे वो बहुत ज़्यादा थे, और बाद में जो जर्मनी के अलाइज बने फिर भी क्वांटिटी में कम थे। और एक तो जापान था, तो उनका क्या हुआ आपका मालूम है। सो क्वांटिटी में कम थे, माइनॉरिटी थे, पर उन्होंने मेजॉरिटी के ऊपर प्रेशर डाल दिया, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है, वो लोग नॉर्मलाइज हो जाते हैं, मैं बोलते हैं ना न्यू नॉर्म। सो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर मेजॉरिटी जो है दे बिकम सेटल्ड, और मेजॉरिटी आपस में डिविजन्स बना लेती है, मतलब बढ़ जाते हैं बेसिकली, मतलब जो बढ़ जाते हैं तो फिर, लेकिन माइनॉरिटी जब छोटी होती है बट दे आर कनेक्टेड टुगेदर बिकॉज दे आर स्मॉल। सो मतलब व्हाट इज मोर स्ट्रॉन्गर, 5 फिंगर्स और 1 फिस्ट। सो माइनॉरिटी यूजुअली 1 फिस्ट होती है, यूजुअली वो लोग कनेक्टेड हो जाते हैं और मतलब कटते नहीं है आपस में, एंड सो दैट्स वाई मतलब दे वो हावी हो जाते हैं उनके कंट्री के मेजॉरिटी के ऊपर, जो लगभग ह्यूमन हिस्ट्री में हर जगह देखा गया है कि यूजुअली माइनॉरिटी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इवन अलेक्जेंडर भी देखेंगे, सो अलेक्जेंडर का जो पूरा आर्मी था वो माइनॉरिटी में था और बाकी पूरा ग्रीस मेजॉरिटी था, पर अलेक्जेंडर ने पूरा ग्रीस ही ले लिया, बिकॉज इवन तो अलेक्जेंडर वॉज इन द माइनॉरिटी और मैसेडोनिया वॉज माइनॉरिटी एंड बाकी ऑफ द ग्रीस वॉज मेजॉरिटी, एंड स्टिल उन्होंने स्पार्टन्स भी माइनॉरिटी थे, 300 थे, और बाकी लोग जो पर्शियन लोग मेजॉरिटी थे, पर स्पार्टन साथ में काम कर रहे थे, पर्शियन लोग टूटे हुए थे। सो दैट्स वाई, so this is unfortunately a pattern we see, history repeats, so that's what we notice here. Okay, so you mean to say कि slavery का तोड़ तुम्हारी यूनिटी है? हाँ, यूनिटी ही है, एंड हम अगर यूएसएसआर का भी देखेंगे तो उनकी आइडियोलॉजी तो मैं दूर तक सपोर्ट नहीं करता, वो तो ऑब्वियस बात है, बट बेसिकली उन्होंने भी यही प्रपोर्ट किया था, ये कॉन्सेप्ट कि वर्कर्स को यूनाइट करना चाहिए, ताकि जो हमारे जो बुरे एलिट्स हैं, है ना, जो बुरे लोग हैं, जो कि एलिट है, उनको हम हरा सके और फिर हम लोग अपना सोशल यूनियन बना सके, सोशलिज्म बना सके। पर तभी भी एलिट रहेंगे, जो गवर्नमेंट रहेगा अलग बात है ना, जो कि प्रॉब्लम है। बट देन उन्होंने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि जो मेजॉरिटी अगर यूनाइट कर दी, है ना, तो जो ऑपरेसिंग माइनॉरिटी है उसको इजीली ख़त्म कर सकते हैं अगर मेजॉरिटी यूनाइट करे तो। अगर वो माइनॉरिटी ऑपरेसिंग है तो ही, अगर माइनॉरिटी अच्छी तो प्रॉब्लम नहीं है वैसा। Okay, vulnerable people to slavery are usually below poverty line or poverty line people. Yes, usually, या फिर जो लोग ऑलरेडी स्लेवरी में है वो लोग सब वल्नरेबल है सबसे ज़्यादा, और स्लेवरी में कंटिन्यू होने के लिए। जैसे जब वाइट लोग वो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड में आए थे, तो उन्होंने जो नैरेटिव है वेस्ट का कहता है कि वाइट लोगों ने जो ब्लैक लोग जो अच्छे से अपने गार्डन्स में खेल रहे थे, तो वो गार्डन्स वैसे उन्होंने उनको किडनैप करके वो बोट पे ले लिया। पर रियलिटी है कि जो भी ब्लैक लोग वो लेके गए अफ्रीका से यूरोप तक, तो वो ब्लैक लोग ऑलरेडी स्लेव्स थे अफ्रीका के अंदर, जिनको ब्लैक लोगों ने ही स्लेव बना के रखा था, और वाइट लोग जो थे वो इन ब्लैक लोगों से मिले, उनको पेमेंट दिया और ये स्लेव्स ले लिए। सो जो लोग ऑलरेडी स्लेवरी में हैं वो सबसे वल्नरेबल होते हैं, और स्लेवरी कंटिन्यू होने में अलग अलग जगहों पे, एंड रिमेनिंग हाई एस अंडर पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन, बिकॉज फिर अब मॉडर्न टाइम में भी जो पुअर लोग हैं सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, बिकॉज जैसे दुबई का एग्जांपल है। सो दुबई बेसिकली अपने जो ओवरऑल सिटी प्लानिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए वो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान या जो लोअर कंट्रीज़ हैं इन डेवलपमेंट, वहाँ से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और फिर बेसिकली उनको पासपोर्ट वगैरह देता है ताकि तुम ऐसे रेफ्यूजी आ सको। पर जब वहाँ पे आते हैं तो फिर जा नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, और फिर वो बेसिकली लेबर कैंप के सिचुएशन में ही रहते हैं, मतलब बहुत बुरा सिचुएशन में रहते हैं, जिसके आप गूगल में इजीली इमेजेस मिल जाएंगे उनके घर के वगैरह। सो दुबई इतना ग्लैमरस है ना, इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा ग्लैमरस दुबई है, पर वो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज लोगों का ये हालत है। सो हाँ, आज भी वैसे ही लोग वल्नरेबल है। Okay, so what is the difference between employment and slavery? Because nowadays there is a term known as corporate slavery too. हाँ, तो corporate it's like an oxymoron. Yeah, what is the basic difference between them, or is it almost same?
हाँ, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। हम्म मतलब कैसा है कि साइकोलॉजिस्ट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं हम्म बोल के कि हाँ नहीं नहीं मेंटल स्लेवरी अलग हो गई है ना, हम्म फिजिकल स्लेवरी अलग हो गई। मेंटल स्लेवरी तो मेंटल है, वो रियल में है नहीं, है ना। आप बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ोगे कंफ्यूज होते जाओगे और फिर सोचोगे नहीं नहीं पहले बहुत अच्छा बुरा था स्लेवरी, अभी एम्प्लॉयमेंट है उतना कुछ नहीं है। बट बात ऐसा है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, एम्प्लॉयमेंट एंड स्लेवरी में कोई डिफरेंस नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी। ओके कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी इज बेसिकली जो ऑथेंटिक स्लेवरी है, ट्रेडिशनल स्लेवरी है, जो इजिप्ट में शुरू हुई थी पिरामिड्स बनाने के लिए, और बाकी भी बहुत कुछ बनाया फिर बाद में। तो वहाँ पे बेसिकली स्लेवरी क्या था कि ये व्यक्ति पूरा महीना काम करता था, है ना, महीने में काउंट करते थे इजिप्ट में भी। सो वो पूरा महीना स्लेवरी करता था। मेन स्लेवरी वो 7 to 8 आवर्स, है ना, और ऑफिशियल रिकॉर्डेड। ज़्यादा पुश करते होंगे तो मालूम नहीं, पर जो इजिप्शियन रिकॉर्ड्स स्क्राइब्स में हमको मिलता है कि 7 to 8 आवर्स डेली स्लेव काम करते थे बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो उसके बाद फिर उनको मिलता था घर रहने के लिए, बार्टर सिस्टम था वहाँ पे, तो कैश वगैरह कुछ था नहीं, तो उनको मिलता था घर रहने के लिए, जो देते थे यही लोग, जो किंग होता था, फ़ैरो होता था इजिप्ट का, तो फ़ैरो देता था घर रहने के लिए। एंड उनको खाना मिलता था ऑब्वियसली, खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। एंड उनका लाइफ स्पैन उतना अलग नहीं था, उनका लाइफ स्पैन था 30 से 40 साल, 30-40 ईयर्स बाद स्लेव्स मर जाते थे। पर राजा का भी लाइफ स्पैन लगभग उतना ही था, तो लाइफ स्पैन में कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड बेसिकली उनको एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उनको सॉल्ट मिलता था। सॉल्ट को वो लोग सैलरी बोलते थे, जिससे सैलरी वर्ड आया। सो ये स्लेवरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है दैट व्यक्ति जो है 90% पॉपुलेशन कैसा करता है कि वो काम करते हैं फॉर द एंटायर मंथ, एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ उनको एक बेसिकली कैश मिलता है, पैसा मिलता है, जो कि बेसिकली पेपर है जो प्रिंट किया गया है, जो 1960s में रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया, तभी जितना प्रिंट करना चाहे कर सकते हैं। तो एक ऐसी चीज़, समथिंग विच यू कैन प्रिंट फ्रॉम द स्काई, वो तुम्हें दी जाती है इन रिटर्न फॉर दिस वर्क, एंड उस उतना ही दी जाती है, उतनी क्वांटिटी में, जिससे आप फूड खरीद सको और घर खरीद सको, रहने के लिए रेंट दे सको। सो मतलब जब आपने रेंट दे दिया और फूड ले लिया और इल्यूजन ऑफ चॉइस के लिए कुछ आपने ऐसी चीज़ें खरीद ली होल सेल में जो कि काम की नहीं है, तो कुल मिला के आपके पास उसके बाद कुछ बचा नहीं। और वो टाइम पे स्लेव्स जो थे उनके पास भी घर और खाने के अलावा कुछ था नहीं, और आज के टाइम में भी जो एम्प्लॉयज़ हैं लगभग उनके पास घर और खाने के अलावा कुछ है नहीं। कार है तो EMI पे है, तो उतना कुछ ऐसा है नहीं, वो इल्यूजन है ताकि लगे कि कुछ है। सो बेसिकली दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, मतलब लगभग सेम है वो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट और स्लेवरी का कॉन्सेप्ट। और जो ये एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म का, और अगर कम्युनिज्म भी आया तो वो भी उतना ही ख़राब रहेगा। खाली अभी इंस्टेड ऑफ मतलब रिच कॉर्पोरेट बिजनेसमैन, अभी गवर्नमेंट आपका दुश्मन बन जाएगा अगर कम्युनिज्म में हो तो। पर ऐसा पैटर्न ही रहेगा फॉर मेजॉरिटी पीपल। सो बिकॉज ये दोनों वेस्टर्न सिस्टम्स हैं, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म दोनों वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनका इंडियन कल्चर से कोई ताल्लुक है नहीं। तो जो इंडियन कल्चर का जो इकोनॉमिक सिस्टम था, जो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट में और स्लेवरी के कोई जो हिंट्स नहीं होंगे, वो स्लेवरी से बहुत दूर होगा, वह बहुत बेटर होगा। लेकिन अभी बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट स्लेवरी लगती है इज़ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सिस्टम्स वी आर फॉलोइंग, जो हम ब्रिटिशर से पहले फॉलो नहीं करते थे। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म दोनों नहीं था यहाँ पे, पर दोनों आ गया बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। सो हमें उसको अबॉलिश करना पड़ेगा, ये करंट मॉडर्न सिस्टम्स को। slave, if I'll ask, slavery हिस्ट्री में ज़्यादा खराब था या अभी ज़्यादा खराब है? बेस्ड ऑन करंट इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में ज़्यादा खराब था। हिस्ट्री में ज़्यादा खराब था, पर अगर सीक्रेटली कुछ हो रहा है सो वी डोंट नो। पर हाँ, हिस्ट्री में ज़्यादा खराब था बिकॉज इट वॉज मोर टॉर्चरस। टॉर्चर करने के और ब्रूटल तरीके थे। अभी टॉर्चर भी करते हैं तो कम ब्रूटल है। सो और अगर ब्रूटल है भी तो वो सीक्रेट है, वो वंस वो सीक्रेट का तो वाइल पता एकदम नहीं। अचानक से बाहर आता है। हाँ, सीक्रेट का तो पता नहीं क्या क्या सीक्रेट होगा लेकिन जो हमको दिख रहा है जो भी रिसेंट mainstream- इसमें ही आया। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है, तो मेन स्ट्रीम न्यूज़ वगैरह तो उसके हिसाब से तो लगता है कि पास्ट में ज़्यादा बुरा था।
जैसे पास्ट में क्रूसिफिकेशन वगैरह भी कॉन्सेप्ट्स यू मस्ट हैव सीन, जो स्लेव्स के लिए तो नहीं थे कि हम्म। मतलब वो तो मरने के लिए थे, Hmm. बट द वेपन्स ऑफ टॉर्चर वर फार वर्स Hmm. पास्ट में. Hmm. सो दैट्स व्हाई ऐसे पास्ट वाला ज़्यादा ब्रूटल था. Okay. So, recent is मतलब in recent times यूजुअली ना MNCs होती है जो इंडियंस को एम्प्लॉय करती है, एंड यूजुअली वो MNCs का मेजरली ना बैक एंड इंडियन पीपल रहते हैं विच इज़ इन इंडिया. एंड अगर तुम वहाँ वही MNC का अगर उसके ओन कंट्री का तुम वर्क कल्चर देखो, देन दैट इज़ वेरी वेरी I'll say very easeful, very easy, very polite and everything, कि जितने का work pressure है उतना work pressure नहीं रहता, and they do have their own family life too, and they have ample of time for their family life. But that the same thing in India, the same MNCs, अगर Indian उसका work culture देखो तो then there are too many targets, there is no family life, people half of the time are in office or traveling, and there is no family life left, and people are very tired. So why this is a discrimination, one MNC and two different countries, and there is such a huge difference in work. And I don't know why, but Indians are Indians हंसी खुशी कर भी लेते हैं, who what I don't know. हाँ. And why are they so competitive in between each other ऐसे? That's okay, competition good is fine, but there is a clear inequality between the work culture of different countries. जैसे हाँ मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है Hmm. वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. Hmm. मतलब हर वर्ल्ड में फैला हुआ है. हर इंडस्ट्री के अंदर Hmm. डिस्क्रिमिनेशन भर भर के फैला है, इंक्लूडिंग मीडिया. Hmm. और क्योंकि हम मीडिया से ही लोग अपना नॉलेज लेते हैं Hmm. तो लोगों को लगता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, Hmm. पर क्योंकि मीडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन है Yeah. तो वो बताते कि नहीं है, Hmm. पर रियलिटी में वहाँ पे भी है और हर जगह है. एंड जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में, यूके में Hmm. बियॉन्ड इंडियंस भी वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बहुत, Hmm. जो कि बहुत बुरी बात Hmm. है ना. जो DEI करके कॉन्सेप्ट है, Hmm. आर यू अवेयर ऑफ DEI? No. सो DEI बेसिकली कैसा है कि अगर कोई व्यक्ति इज़ अ पर्सन ऑफ कलर, Hmm. मीनिंग ब्लैक, एशियन, जो भी Hmm. पर्सन ऑफ कलर, सो उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती हैं Hmm. और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है. Hmm. और बेसिकली उनका एंट्रेंस का जो परसेंटेज है Hmm. किसी कॉलेज के अंदर Hmm. वो कम है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किन कलर. Hmm. सो इफ़ यू आर अ वाइट पर्सन इन अमेरिका, Hmm. it is far more difficult for you Hmm. to get a job Hmm. or get entrance into a college Hmm. than a black person, Hmm. simply because of skin of color, Hmm. color of skin. Hmm. So वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वहाँ पे हो रहा है. Hmm. जो DEI डायरेक्टर होते हैं Hmm. वो कोटा बनाते हैं कि हमको 20% ब्लैक वुमन चाहिए. Hmm. जैसे बाइडन ने बोला था Hmm. कि मैं चाहता हूँ कि 50% पायलट जो है वो ब्लैक वुमन हो, Hmm. है ना. बाइडन तो कुछ भी बोलते हैं पर है ना, वो बाइडन ने सीरियसली बोला था. वो कमला हैरिस ने सपोर्ट भी किया था Hmm. दैट हमको 50% ब्लैक वुमन चाहिए Hmm. एज पायलट्स, Hmm. ताकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले. Hmm. सो व्हाट इज सेइंग कि स्किल डजंट मैटर, Hmm. बिकॉज अगर एक ज़्यादा स्किल्ड वाइट वुमन हुई Hmm. या वाइट मेल हुआ Hmm. जो ज़्यादा स्किल्ड पायलट है, Hmm. उसको इग्नोर किया जाएगा Hmm. क्योंकि उसकी वैकेंसीज खत्म हो गई, Hmm. अभी खाली ब्लैक लोगों के लिए बची है. Hmm. सो बहुत बड़े स्केल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है Hmm. अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड. Hmm. So is it because कि वो उन्हीं की गवर्नमेंट में इशू है, और they have only made such rules or policies, not government or their corporate thing, they have only made their rules and policies like this? या मतलब एंटायर वेस्ट So बेसिकली. why why the migrants are blamed to be migrant? It's their own because nowadays there are many protests going on in New Zealand, USA, UK, or name it any other country, for anti-Indian thing, ki why they are migrating over here, they are taking our jobs, they are taking our टेकिंग तो कर रहे हैं. हाँ, so they are taking, but it's because their own policies or their own rules and regulations allow us to do so. यस. देखो ये जो भी कंट्रीज है ना, इनमें दो अलग अलग दल है. एक जो दल है जो कि मतलब जो उनके कंट्रीज के जो फाउंडिंग फादर्स हैं
है ना, अमेरिका, यूके, जो भी उनके फाउंडिंग फादर्स जो है हम्म, ना, उनसे उनका जो आइडियोलॉजी है मैच करते हैं हम्म, कि इमिग्रेंट्स को कैसे हमको लिमिट करना है, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आने चाहिए, हम्म, तो उनका आइडियोलॉजी उस तरफ है। हम्म, और बाकी जो है, जो हम्म, ज़्यादातर वो खुद को अपने आप को बोलते हैं कि वो लेफ्टिस्ट है, हम्म, सो उनका जो आइडियोलॉजी है इट इज़ मोर टुवर्ड्स कि वी शुड वेलकम द इमिग्रेंट्स। हम्म, और जो नेटिव लोग हैं उनको एक्चुअली वो डिमोनाइज करते हैं हम्म, कि जो यूके सिटीजन्स है, हम्म, जो पैदा यूके में हुए हैं, हम्म, वो ज़्यादा क्राइम करते हैं, हम्म, और जो बाहर के जो इमिग्रेंट्स है वो कम क्राइम करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, हम्म, वो सुंदर पिचाई बन जाते हैं। सो ऐसा उनका वो माइंडसेट है। सो 2 प्रकार के लोग हैं, हम्म, एंड समहाउ पॉलिटिक्स ऐसा प्ले हुआ है हम्म, वहाँ पे कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो है, हम्म, जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि इलीगल है हम्म, तो नहीं होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम्म, पर वो इलीगल इमिग्रेंट को सपोर्ट करते हैं, हम्म, बोलते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स डू लेस क्राइम्स हम्म, देन यूएस सिटीजन्स, हम्म, पर उन्होंने क्राइम कर दिया क्योंकि वो इलीगल है, हम्म, तो नॉट पॉसिबल कि वो कम क्राइम करते हैं हम्म, यूएस सिटीजन से। हम्म, ये सारे इलीगल इमिग्रेंट ने क्राइम किया कि वो इलीगल इमिग्रेंट है। हम्म, सो ये जो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, हम्म, ये लोग ज़्यादा पावर कर पा रहे हैं अक्रॉस द लॉज हम्म, एंड अक्रॉस द पॉलिटिक्स, हम्म, एंड इसलिए यूके और यूएस का ये सिचुएशन है हम्म, जहाँ पे यूके में नाइफ स्टैबिंग जो है वो थ्रू द रूफ गया है, और स्टीलिंग जो है वो थ्रू द रूफ गया है। True. मतलब बिग बैन जो है, हम्म, जो कि क्लॉक है हम्म, यूके में, हम्म, सो वहाँ पे तुम जो नीचे खड़े रहोगे, हम्म, मतलब बॉलीवुड में एक बहुत फेमस मूवी है जो रिसेंटली आई थी, हम्म, जहाँ पे दिखाया था कि शाहरुख खान जो है हम्म, वो बिग बैन के सामने खड़े रह के हम्म, वो सब सब हो रहा है जो मूवी में होता है, लेकिन वो अब वेट 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 शाहरुख खान जो बिग बैन के नीचे खड़ा है ना, और शाहरुख खान वाली बातें कर रहा है। बट वहाँ पे अगर तुम खड़े रहोगे इन द मिडल ऑफ डे लाइट, तो एंड नंबर ऑफ केसेस है कि कोई इमिग्रेंट आके तुम्हारा बैग चोरी कर लेगा। ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये एक्चुअल केसेस हैं। सो बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये आइडियोलॉजी के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं इन दिस कंट्रीज। सो ट्रम्प आने से यूएस को फ़ायदा हुआ है, इंडिया को फ़ायदा नहीं हुआ है, पर यूएस को फ़ायदा हुआ है, बिकॉज ट्रम्प ने इमिग्रेंट्स को थोड़ा कम कर दिया, इलीगल इमिग्रेंट्स को कम कर दिया। सो दैट वे जो ओवरऑल जो मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कल्चर है, वो सेव हुआ है। एंड ये जो राइट विंग आइडियोलॉजी है इन कंट्रीज़ की, वो इंक्रीज होगी तो डिस्क्रिमिनेशन कॉर्पोरेट में वहाँ पे कम हो जाएगा। DEI को अगर बैन कर दें, जो कि लिटरली रेसिस्ट है, DEI जो है, तो उनको अगर बैन कर देंगे तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा। और अगर मतलब लोगों के अंदर पर्सनली हेट कम होगा कि इमिग्रेंट लोग ये सब कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे इमिग्रेंट्स की, इंडियन इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग। सो इसका सोल्यूशन यही है कि राइट विंग आइडियोलॉजी को वेस्ट में प्रमोट करना पड़ेगा, जो चार्ली कर्क जैसे जो लोग कर रहे थे, पर फिर चार्ली कर्क को अनफॉर्चुनेटली शूट कर दिया गया। सो या सो विवान, मैंने ये भी यूजुअली देखा है कि हाउ मिलेनियल एंड उसके प्रीवियस वाला जनरेशन है, दे आर मोर प्रोन टू स्लेवरी काइंड ऑफ माइंडसेट rather than Gen Zs, and Gen Zs are usually, they are like, कि I am my own boss. मतलब मेंटल स्लेवरी से ज़्यादा प्रोन मिलेनियल्स है। हाँ, मिलेनियल्स एंड उसकी प्रीवियस वाला जनरेशन ज़्यादा है। तो how it मेंटल स्टेट डिफरेंस कैसा है दोनों के बीच में वैसे? Got it. मतलब you are basically saying कि millennials are more prone to slavery and Gen Z is less prone. क्योंकि Gen Z जो है मतलब ऑपोजिट है मिलेनियल्स के, है ना। Gen Z जो है बॉस को सीरियसली लेते नहीं है, वो बॉस को देखते ही नहीं है, वो रील्स को देखते हैं। और मिलेनियल जो है वो बॉस को ही देखता है ना। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। सो पर ये फनी बात है साइकोलॉजी का कि डिस्पाइट जो क्वालिटीज़ में डिफरेंस होता है दो जनरेशन के बीच में, माइंडसेट ऑपोजिट रहता है, डिस्पाइट दैट वो समहाउ उनकी एक क्वालिटी होती है जिससे वो बहुत इजीली स्लेवरी को प्रोन हो जाते हैं, है ना। तो ये जो जनरेशन जो ऑपोजिट माइंडसेट्स हैं, ये हमेशा से हम देखते आए हैं। इफ़ यू सी द इजिप्शियन स्क्राइब्स फ्रॉम 2800 BCE, या जो ग्रीक के स्क्राइब्स देखेंगे वो टाइम के, तो वहाँ पे एक एम्परर था। तो वो एम्परर ने बेसिकली लिखा कि आगे की जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो लोग कुछ नहीं करते, मतलब वो खाली बुक लिखते हैं, और वो लोग बेसिकली मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड है ना, और उनको एम्पायर की परवाह नहीं है ना, ऐसा सब।
ये मुझे जेंजीज लोग का क्यों डिस्क्रिप्शन लग हाँ रहा नहीं, है पर जैसे वो दे रहे ये डिस्क्रिप्शन 3000 साल पहले दिया गया है, हैं। ओके 4000 साल पहले दिया गया है. ओके एंड देन उसके बाद यू कैन स्टडी एवरी सिंगल जनरेशन. इवन प्लेटो जो कि 3rd सेंचुरी BCE में था, तो इस एम्परर के 2000 साल बाद लिटरली, तो उसने लिखा है, प्लेटो ने लिखा दैट मतलब कि आगे की जो जनरेशन है, तो बेसिकली प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया उनको कि उनके पास कोई मॉरल कॉन्सेप्शन है ही नहीं, सब लोग हिप्पी बन रहे हैं. इन शॉर्ट हिप्पी वर्ड यूज करे बिना हिप्पी को डिस्क्राइब किया प्लेटो ने. सो हर एक जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन से प्रॉब्लम है, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन का माइंडसेट उनके माइंडसेट से ऑपोजिट है. सो ये जब से कलयुग की शुरुआत हुई है 5000 ईयर्स पहले, तब से हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं अक्रॉस ऑल सिविलाइजेशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, चाहे वो हमारे एंशिएंट किम जोंग उन, गेंगिस खान है ना, कि कोई भी सिविलाइजेशन है, हर जगह हम देख सकते हैं. जो जापान के समुराई है ना, हर जगह हम देख सकते हैं सब ने लिखा है नेक्स्ट जनरेशन बुरा ही है, क्योंकि वो अपोजिट है. तो बुरा का तो पता नहीं, पर ऑपोजिट तो है ही. पर फिर भी समहाउ डिस्पाइट दिस सब लोग स्लेवरी में पड़ रहे थे. इवन तो उनका माइंडसेट पूरा शिफ्ट हो रहा है, फिर भी स्लेवरी कम नहीं हो रही. जो लोग स्लेवरी किसी दूसरे आदमी के ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं वो भी तो बुरे हुए ना, ट्रू तो वो भी तो मॉरली बुरे सिचुएशन में है. तो पर जो स्लेव मास्टर्स हैं और जो स्लेव्स हैं, दोनों मिला के वो कम ही नहीं हो रहे, वो बढ़ते ही जा रहे हैं डिस्पाइट माइंडसेट चेंज. तो समहाउ जनरेशन का माइंडसेट अलग है, फिर भी वो स्लेवरी से दूर नहीं जाते. सो जो मिलेनियन है फॉर एग्जांपल, वो लोग बॉस को सुनेंगे, और जो मतलब ओबीडियंस उनमें ज़्यादा है, और जेनजी में ओबीडियंस कम है. पर जेनजी जो है ना, उनका अटेंशन स्पैन भी कम है ना, वो 2 सेकंड से ज़्यादा रील को देख नहीं पाते. जो गोल्ड फिश हम कहते हैं कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन बहुत कम है ना. गोल्ड फिश एक जगह देखता है फिर भूल जाता है, दूसरी जगह देखता है. तो गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन है 8 सेकंड, और जेंसी का कितना है 6 सेकंड. तो गोल्ड फिश से 2 सेकंड कम है. और ये जो रिकॉर्ड है 6 सेकंड का, ये 2016 का है, जब टिकटॉक नहीं था. तभी टिकटॉक भी आ गया, AI भी आ गया, ब्रेन रॉट भी आ गया. तो ये सब मिला जुला के वो लगभग 1-2 सेकंड ही रह गया होगा, जिसका अभी तक रिकॉर्ड बना नहीं है. तो 1-2 सेकंड जो उनका अटेंशन स्पैन है, सो बेसिकली ज़्यादा डीप नहीं सोचते किसी भी टॉपिक के बारे में. ऑन एवरेज जेनजी जो है वो डीप नहीं सोचता, वो किसी भी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर लेता है अगर उसके फीलिंग्स उसको वैलिडेट करे. मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इमोशनल थिंकिंग ही है. तो बेसिकली अभी अगर किसी को जेनजी को स्लेव्स बनाना है, जिसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे. So to let to know audience, Vivan is just saying कि वो स्लेवरी कैसे प्रमोट कर सकते हाँ हैं. वही ज़्यादा ऑफेंस की बात नहीं है. नो ऑफेंस. तो पर अगर किसी को जेनजी को स्लेव्स बनाना है, जो काइंड ऑफ चालू है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अगर जेनजी को स्लेव्स बनाना है, सो बेसिकली अलग अलग आइडियोलॉजीज प्रमोट करो. जेनजी को कमज़ोर किया जा सकता है टू द पॉइंट कि मतलब वो स्लेवरी से ज़्यादा प्रोन हो. तो ओबीडेंट तो ना हो, पर उनमें शक्ति भी ना हो किसी भी चीज़ को अपोज करने की, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं. तो किस बेसिस पे अपोज करेंगे जब उनको मालूम ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है. तो बेसिकली उनको ब्रेन वॉश करना ईजी है, और ब्रेन वॉश अगर कोई व्यक्ति है तो उसको स्लेवरी में ढकेलना ईजी हो जाता है. सो मिलेनियल्स वर प्रोन टू स्लेवरी बिकॉज ऑफ ओबीडियंस. जेनजीज विल बी प्रोन टू स्लेवरी बिकॉज ऑफ ब्रेन वॉश. सो हर जनरेशन का अपना. जेन अल्फा तो ऑलरेडी स्लेवरी मतलब वो लोग 11-12 साल के हैं मैक्सिमम, पर वो लोग अजीब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट पे, तुम साहूर और ये सारी चीज़ें. सो मतलब उनका ब्रेन डेवलपमेंट में इशू होगा. दिस इज वेरी डेंजरस, ऑल दिस कंटेंट. सो उनका अलग टेक्निक होगा. मतलब आई विल से कि वो AI से भी ज़्यादा डेंजरस थिंग ये सारी चीज़ें हैं. AI वो AI है बेसिकली. सो उसमें क्या होगा, जेन अल्फा जो होगा उनका ब्रेन वॉश प्रॉब्लम नहीं होगा. मुझे ऐसा लगता है कि उनका ब्रेन ही नहीं होगा, ये प्रॉब्लम होगा. जेन जी जो है उनका ब्रेन है, पर उसको वॉश कर रहे हैं. जेन अल्फा का ब्रेन ही नहीं होगा, क्योंकि उनको ब्रेन डेवलपमेंट का मौका ही नहीं मिला. उनको इतना स्टिमुलस मिल गया थ्रू दिस डिवाइसेस कि वो सोचने के मूड में है ही नहीं, वो खाली कंज्यूम करने के मूड में है. सो वो किसी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, वो खाली अपने में रहेंगे. सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट प्लेस द वर्ल्ड इज हेडिंग टू. Okay.
So, to conclude this podcast, what will you suggest how to stop this slavery once for all? स्लेवरी इज़ अ माइंडसेट। Hmm. सो हमको जो माइंडसेट है Hmm. वो उन लोगों की तरह ज़्यादा करना पड़ेगा Hmm. जो जेन्युइनली स्लेव्स नहीं थे Hmm. या स्लेवरी से बिल्कुल भी प्रोन नहीं थे। Hmm. जो हमारे एंशेंट हिस्ट्री में बहुत एग्जांपल्स हैं, Hmm. जो जितना उनकी तरह माइंडसेट होते जाएगा तो ग्रेजुअली उतना हम स्लेवरी से दूर जाते जाएंगे Hmm. एज अ माइंडसेट। एंड देन जहाँ पे भी फिजिकल स्लेवरी हो रही है Hmm. हम उतना रिवोल्ट करेंगे कि हम उसको बंद कर दें। Hmm. सो दैट्स द ओनली वे एक्चुअली। Okay. So, thank you, Vivan. यस, And I have really learned a lot from you, new things, थैंक यू। and your thought process, your mindset is really to my. I'm surprised, I'm shocked, and I'm amazed. थैंक यू, थैंक यू। I hope you all liked this podcast of ours. The topic is very interesting, and please like, share, and subscribe. Thank you.